हम आपको दे दें कर्नाटक से आ रही है। जरा के हवाले से खबर हम तक पहुंच रही है। कर्नाटक की कांग्रेस जेडीएस हुकूमत खतरे में है। जी हां, बड़ी खबर कर्नाटक से जरा के हवाले से। कर्नाटक की कांग्रेस जेडीएस हुकूमत खतरे में। जेडीएस के 3 अरकान और कांग्रेस के 6 अरकान असेंबली के बागियाना तेवर दे सकते हैं इस्तीफा। कांग्रेस के 2 अरकान असेंबली पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। लगातार सुर्खियों में रहा कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस के रिश्ते कुछ बेहतर नहीं थे। नाराजगियां अक्सर देखने को मिली थी, लेकिन आज जराये के हवाले से एक बड़ी खबर यह है, कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस की सरकार को खतरा है। कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस की हुकूमत खतरे में है। जेडीएस के 3, कांग्रेस के 6 अरकान असेंबली के बागियाना तेवर दे सकते हैं वो इस्तीफा, और कांग्रेस के 2 अरकान असेंबली पहले ही से दे चुके हैं इस्तीफा। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हलूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रऊफ, लगातार जब से सरकार बनी है कुछ न कुछ पेचीदगियां देखने को मिली जेडीएस कांग्रेस के बीच। आज बड़ी खबर जिस तरह से आ रही है, जेडीएस कांग्रेस के अरकान के बागियाना तवर देखने को मिले हैं, इस्तीफे की खबरें हैं, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, 1 साल हो चुके हैं रियासत कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की मखलूत हुकूमत बने, लेकिन इस दरमियान कई उतार चढ़ाव से ये हुकूमत गुजरी हुई है। एक मरतबा फिर जो है इस हुकूमत के लिए खतरा लाहक हो चुका है, क्योंकि तकरीबन 9 एमएलए इस हुकूमत के बागियाना तेवर इख्तियार कर चुके हैं। गोकाक के एमएलए रमेश जारकीहोली की क़यादत में एक खुफिया तरीके से एक मीटिंग चल रही है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 9 एमएलए, जिसमें 3 जो हैं जेडीएस के हैं और 6 कांग्रेस के हैं, इस तरह से 9 एमएलए अपनी एक तरह से जो है रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी ये तमाम जो खबरें हैं इनकी अभी तस्दीक होना बाकी है, लेकिन फिल वक्त हालात यही हैं कि हुकूमत के लिए खतरा है। इससे पहले हम देखते हैं कि 4 दिन कबल जो है 2 एमएलए कांग्रेस के इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें आनंद सिंह हैं और रमेश जारकीहोली हैं। इन्होंने जो है अपना बागियाना तेवर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की बातें आ रही कि ये हो क्यों रहा है जेडीएस बीजेपी के, हालांकि मखलूत सरकार है, आपस में बहुत कुछ समझौते हुए थे, वजह क्या रही इस्तीफा देने की, इस तरह के बागियाना तेवर दिखाने की? जी बिल्कुल भी जो मखलूत हुकूमत है वो सादा अक्सरियत के साथ चल रही है, यानी कि 112 यहाँ का जो मैजिक फिगर है, तो इन एमएलए इन दोनों पार्टियों के पास 119 एमएलए हैं, जबकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है जिसके पास 105 एमएलए हैं। तो बीजेपी किसी भी इस तरह कोशिश में है कि 10 से 15 एमएलए उसकी खीमे में अगर आ जाएंगे तो आसानी से हुकूमत बन सकती है। ये बीजेपी की कोशिश रही है, और बीजेपी के रियासती सदर येडियुरप्पा ने हमेशा इस बात की कोशिश की है। इस मरतबा ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऑपरेशन कमल या फिर जो भी कहें अगर कामयाब होता है तो मखलूत हुकूमत के लिए खतरा जरूरी है। रऊफ, बीच में देवेगौड़ा ने भी नाराजगी जताई थी। उन्होंने भी कहा कि ऐसी सरकार चलाने से तो बेहतर है सरकार खत्म कर दी जाए। बहुत कुछ गुस्सा दिखाया गया था, उसके बाद मामला ठंडा हुआ। 3 जेडीएस के, 6 कांग्रेस के, तो तादाद ज्यादातर कांग्रेस की जो है टूट रही है। तो क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जिसकी वजह से जेडीएस के लोग भी डुलमुल रवैया इख्तियार कर रहे हैं? जी बिल्कुल भी एक अहम वजह यह है कि अंदरूनी इख्तलाफात लीडरों के दरमियान जो जारी खींचतान है उसका असर यहाँ पर हो रहा है। और एक सबसे बड़ी वजह जिलानी मैं आपको बताता चलूँ कि लोकसभा इंतखाबात के नताइज हैं। लोकसभा इंतखाबात में रियासत कर्नाटक की 28 सीटों में कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट पर कामयाबी हासिल कर ली, जबकि जेडीएस को भी 1 ही सीट पर कामयाबी मिली। तो इनका कहना है कि भाई दोस्ती जो हमने की थी, मखलूत हुकूमत हमने बनाई, इसका कोई फायदा नहीं हुआ, न लोकसभा इंतखाबात में पैदा हुआ। ये झगड़ों की वजह से जो है लोग नाराज चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक अहम वजह ये भी है कि इन पार्टियों के लीडरों में जो इख्तलाफात हैं, अंदरूनी इख्तलाफात हैं, उस वजह से भी जो है हुकूमत लड़खड़ा रही है। जी रऊफ, एक चीज और थी कि इस बीच कांग्रेस के लीडरों ने खुद पार्टी में नाराजगी जताई थी, यानी कांग्रेस पार्टी में खुद बड़े लीडर कर्नाटक के नाराजगी जता रहे थे। और दूसरी बात, जेडीएस के साथ जिस तरह का तालमेल था उसमें भी कहीं ना कहीं खटास दिखाई दे रही थी जब ये तय हो रहा था। नाराजगी लगातार चल रही थी जब से सरकार बनी है। कहीं उसी का ये खमियाजा है कि सरकार 1 साल में इस तरह के दोराहे पर खड़ी है? बिल्कुल भी उसी का ही खमियाजा है कि इस तरह के हालात पैदा हुए हैं
कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनमें नाइतफाकी पहले से भी रही है और भी रही, लेकिन इस नाइतफाकी को के बावजूद भी ये हुकूमत जो है 1 साल से जायद का अरसा पार कर चुकी है। और जैसा कि हमने कहा है कि जो मखलूत हुकूमत है उसमें जेडीएस के अरकान असेंबली की तादाद काफी कम है, तकरीबन 48 अरकान असेंबली हैं, बाकी जो है कांग्रेस के हैं। कांग्रेस बड़ी पार्टी है इसमें, लेकिन हुकूमत की क़यादत जेडीएस के रियासती सदर जेडीएस के लीडर जो हैं को एचडी कुमारस्वामी कर रहे हैं, वजीर आला एचडी कुमारस्वामी हैं। तो इस लिहाज से कांग्रेस की टीमें में ये हमेशा से एक आवाज उठती रही है कि सिद्धरामैया को क्यों ना चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया जाए, कोई और लीडर को क्यों नहीं ओहदा मिलता, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी क्यों नहीं मिलती। ये आवाजें जो है आहिस्ता आहिस्ता उठती रही हैं कांग्रेस के टीमें में। तो दूसरी जानिब जेडीएस ने इसीलिए एचडी देवेगौड़ा ने नाराजगी जाहिर की थी और कुमारस्वामी ने भी कई बार नाराजगी जाहिर की थी कि कांग्रेस के चंद लीडरों के रवैये से वो बिल्कुल खफा हैं। तो ये तमाम चीजें जो है इस पर असरअंदाज होती हुई दिखाई दे रही हैं। जी रऊफ, और एक चीज़ ये है कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी की तरफ से आवाज़ उठ रही थी कि हमारी ही सरकार बनेगी, कुछ ही दिनों में हमारी सरकार होगी बीजेपी में। अपोजिशन लीडर की अगर हम खासकर बात करें बीजेपी के, उन्होंने दावा तक कर दिया था। तो क्या उस दावे की आज सच्चाई में बदलती हुई दिख रही है? जी बिल्कुल भी, जैसा कि बीएस येडियुरप्पा रियासती सदर हैं, उन्होंने हमेशा ये बात कही कि हमारी हुकूमत होनी चाहिए, अवाम ने जो है हमें मैंडेट दिया है, 105 एमएलए हमारे हैं, किसी वजह से हम जो है मैजिक फिगर नहीं क्रॉस कर पाए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है येडियुरप्पा की ये बार बार कोशिश रही है कि किसी भी तरह जो है हुकूमत पर जो है कब्जा जमाया जाए, इक़्तिदार पर कब्जा जमाया जाए। और अब के जो हालात हैं और आज की जो पेशरफ्त हुई है उससे लग रहा है कि येडियुरप्पा के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन अभी ये सब चीजें जो है मजीद कबलाज़ुक्त होंगी कि कुछ कहें। अब देखना यह है कि एक जानिब जो है कांग्रेस के और लीडर्स भी ये कोशिश में है कि हुकूमत को बचाया जाए। कांग्रेस और जेडीएस के चंद लीडर इस कोशिश में हैं कि कैसे भी जो है नाराज एमएलए हैं जिन्होंने बागियाना तेवर इख्तियार किए उन्हें मनाया जाए, उन्हें समझाया जाए, ये कोशिश भी जारी है। जी रऊफ, एक चीज़ और है, एक तो इस तरह की जब चीज़ें होती है तो हॉर्स ट्रेडिंग भी होती है। दूसरी चीज़ ये है, जिस तरह से आपने कहा कि पूरे मुल्क में जिस तरह से हालिया लोकसभा के नतीजे हैं और जिस तरह से कई रियासतों में बीजेपी की सरकारें हैं, उससे कहीं ना कहीं स्टेट की जो रियासत की छोटी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं मायूसी के जो है दायरे में चली गई हैं, जिसकी वजह से पार्टियों में खुद सीनियर लीडर एक तरह की बेचैनी महसूस कर रहे हैं। क्या यही माना जाए या फिर हॉर्स ट्रेडिंग मानी जाए? जी देखिए, इस मामले में यही कहा जा सकता है कि दोनों भी खदशात हैं। एक तो हॉर्स ट्रेडिंग का भी है और दूसरी जानिब जो है कांग्रेस और जेडीएस का कम होता हुआ असर और रुसूख, ये भी एक वजह है। और यहाँ पर इससे पहले भी हॉर्स ट्रेडिंग का जो इल्जाम है वो कोई नया नहीं है, इससे पहले भी ऐसी कोशिशें हुई हैं। या फिर अगर कोई भारी मोटी रकम न भी सही, कोई बड़ा ओहदे का एक लालच बताकर एमएलए को अपनी जानिब खींचने की यहाँ पर कोशिशें हुई हैं। जाहिर सी बात है कि इस मर्तबा जो रमेश जारकीहोली ने जिस अंदाज में बागियाना ग्रुप की क़यादत संभाली है और वो बज़िद हैं कि किसी भी तरह जो है हुकूमत को गिराएं। तो अब देखना है कि इससे पहले भी वो कोशिश कर चुके हैं लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई है। लेकिन इस मर्तबा देखेंगे कि उनकी क्या कोशिश इस बार कामयाब होगी या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार लगातार खतरे में रही। आज जिस तरह से बड़ी खबर आई, जेडीएस के 3 और कांग्रेस के 6 अरकान असेंबली बागियाना तेवर के तहत इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन कोशिश है, सरकार बचाने की कोशिश की जा रही है। वाराणसी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रुकनियत साजी की मुहिम का आगाज़ किया है और इसी मौके पर वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि शजरकारी की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हर तरफ बजट का जिक्र हो रहा है और $5 खरब मईशत के ताल्लुक से पूरे मुल्क में बहस हो रही है। शायराना अंदाज में पीएम ने कहा कि जो सामने मुश्किलों का अंबार है उसी से तो मेरे हौसले की मीनार है। उनके सपनों को हम पूरा कर सके, इस आशा के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को
मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और ये भी संयोग है कि ये भवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर है और ये देश भर का कार्यक्रम का आरंभ, ये कार्यक्रम अमरत्व प्राप्त हमारी काशी में हो रहा है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। आखिर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य का मतलब क्या है? एक आम भारतीय जिंदगी का, हर एक भारतवासी का इससे क्या लेना देना है? ये आपके लिए, सबके लिए जानना भी और जानकर के घर घर जाकर के बताना भी बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोग हैं जो हम भारतीयों के सामर्थ्य पर शक कर रहे हैं। वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है। विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है, यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है। गरीब अमीर बने नए हिंद की भुजाएं, गरीब अमीर बने नए। तो बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। आपको दे दें, बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की है और राजौरी के बाबाखोरी इलाके में हुई है खिलाफ वर्जी। 2 फौजी जवान जख्मी हुए हैं। जख्मी फौजियों की शिनाख्त इनके कालूराम सिपाही गौतम के तौर पर हुई है। जख्मियों को राजौरी के फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने की सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी, राजौरी के बाबाखोरी इलाके में हुई है यह खिलाफ वर्जी। 2 फौजी जवान जख्मी हुए हैं। जख्मियों फौजियों की शनाख्त इन कालूराम सिपाही गौतम के तौर पर हुई है। जख्मियों को राजौरी के फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की है और इस वक्त हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या अपडेट दे रहे हैं समीर? जो खिलाफ वर्जी की गई, पाकिस्तान ने सीज फायर की माहदे की खिलाफ वर्जी की है और जो जख्मियों की तादाद बताई जा रही है, क्या कुछ जानकारी देंगे आप? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। आज सुबह तड़के ये सीज फायर वायलेशन हुई है पाकिस्तान की तरफ से। बाबाखोरी एरिया है, राजौरी का लाइन ऑफ कंट्रोल है और उसमें कहा जा रहा है कि हमारे जो 2 जवान हैं वो जख्मी हो गए। हालांकि माइनर इंजरीज हैं और उनको फिर हॉस्पिटल में भर्ती किया, जहां उनकी जो हालत है सुधर रही है और वो खतरे से बाहर हैं। बिल्कुल सीज फायर वायलेशन वहां पे हुआ और मैं आपको बता दूं, कल भी इस एरिया में जो राजौरी का लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां कल दिन को भी फायरिंग हुई थी। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हुई थी, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया हिंदुस्तानी फौज की तरफ से। और रात को जो है बाबाखोरी एरिया में ये फायरिंग हुई और उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान को कुछ देर ये फायरिंग दोनों तरफ से चलती रही और उसके बाद फायरिंग बंद हो गई। अभी जो है वहाँ पे हालात जो है वो मतलब वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अभी, अगर इस इलाके की बात करें समीर, तो इलाके में किस तरह का माहौल है? फौजी जख्मी हुए हैं, आम लोग अक्सर शिकायत करते हैं बॉर्डर एरिया में इस तरह की खिलाफ वर्जी होती रही है, तो कोई और नुकसान तो नहीं हुआ फिलहाल? नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा कि जब भी फायरिंग होती है तो जाहिर तौर पर जो लोग होते हैं रहते हैं वहाँ पे,
आसपास के इलाकों में और रेजिडेंशियल एरियाज में, तो वहाँ पे पैनिक फैल जाता है, वहाँ पे तशवीश फैल जाती है। लेकिन इस बार जो ये फायरिंग हुई है, ये पाकिस्तान ने हमारे जो पोस्ट्स हैं, आर्मी के पोस्ट्स हैं, उन पे डायरेक्ट अटैक किया, फायरिंग की है। रेजिडेंशियल एरियाज को उन्होंने टारगेट नहीं किया है। लेकिन जाहिर तौर पर फौज पर जब, या हमारे जो जवान, जो चाहे BSF हो या आर्मी हो, उन पे जब फायरिंग की जाती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। और आसपास से जब ये फायरिंग की आवाजें आसपास के लोगों को सुनाई देती हैं तो उनमें भी तशवीश जाहिर होती है। लेकिन इस बार जो है स्पेसिफिक टारगेट पाकिस्तान ने किया था, जिसमें हमारे 2 जवान जख्मी हुए थे, और हिंदुस्तानी फौज ने भी उसको वापस जवाब दिया। और फिलहाल वहाँ पे जो है कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, सुबह से फायरिंग रुकी हुई है। लेकिन जो विजिल है, और जाहिर तौर पर पाकिस्तान जिस तरह से कोशिश कर रहा है कि अपने मिलिटेंट, जो उन्होंने ट्रेन मिलिटेंट्स हैं, उनको यहाँ पे धकेल दिया जाए, तो जाहिर तौर पर किसी भी परिस्थिति को, किसी भी जो चुनौती का मुकाबला करने के लिए फौज हमेशा तैयार रहती है। BSF इंटरनेशनल बॉर्डर पे और लाइन ऑफ कंट्रोल पे आर्मी हमारी जो है लगातार ये जबरदस्त विजुअल बनाए हुए हैं, चौकसी बनी हुई है। और इसी की वजह से जो है इस बार भी इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान की साइड से बहुत ही, हम ये कह सकते हैं, 0 के बराबर हुई है। इस साल जो हमारी लोकसभा में अभी डाटा आया, उसमें कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो पाकिस्तान से जो मिलिटेंट्स की इन्फिल्ट्रेशन है हिंदुस्तान साइड में, वो तकरीबन 0 के करीब है। तो जाहिर तौर पर इसका क्रेडिट हमारे फौजियों को जाता है, जो BSF और आर्मी वहाँ पे बिल्कुल डटे रहते हैं हमारे फौजी। फिलहाल जिस तरह से खबर आई है कि एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत की और 2 फौजी जवान फिलहाल, जिस तरह से समीर भट्ट बता रहे हैं, कि जख्मी हैं, अस्पताल में दाखिल करा दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी जानकारी के लिए। आइए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसर अमृता सेन ने कहा कि मगरबी बंगाल की तहजीब में कभी जय श्री राम नहीं रहा। ये बात कही है अमृता सेन ने, नोबेल इनाम याफ्ता। यहाँ की सकाफत में, उनका कहना है कि यहाँ की सकाफत में हमेशा माँ दुर्गा ही रही है। जय श्री राम का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है और इस नारे का इस्तेमाल लोगों को पीटने के लिए होता है। कोलकाता जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम के दौरान अमृता सेन ने कहा कि जय श्री राम का मगरबी बंगाल की तहजीब से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ अब ज़रूर रामनवमी मनाया जाने लगा है, जो कभी देखने को नहीं मिलता था। वाज़ेह है कि कुछ महीने से मगरबी बंगाल में जय श्री राम का नारा एक सियासी नुक्ते नज़र से किया जाने लगा है, जिसे लेकर ममता हुकूमत और बीजेपी में तनाज़ा रहा है। বাঙালি সভ্যতার সঙ্গে যোগ আছে, যেমন রামনবমী এখন শুনছি নাকি খুব কলকাতায় হচ্ছে, এটা আগে হয়েছে বলে শুনিনি। আমার 4 বছরের নাতনিকে এই কলকাতায়, তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে তোমার এই যে দেবী দেখো, তোমার কাকে পছন্দ এর মধ্যে? তারপর অনেক চিন্তা করে বললো যে মা দুর্গা। এখন আমাদের দেশে মা দুর্গা বা মা দুর্গার যা প্রতিপত্তি, তার সঙ্গে তো ঠিক। और अमृता सेन के इस बयान पर बीजेपी लीडर शहनवाज हुसैन ने हैरत का इजहार किया। मालूम होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग है और महाराज श्री राम और जय श्री राम भारत के कण कण में बसा है। इसलिए बंगाल को अलग करके देखना और इस तरह की भाषा बोलना दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को इतना मालूम होना चाहिए कि राम जी इस देश के कण कण में बसे हुए हैं। और अब अहम खबर आपको दें कि कांग्रेस में जिस तरह के हालात हैं, राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, ऐलान कर दिया, लेकिन अगला सदर कांग्रेस का कौन होगा, अभी ये मुअम्मा हल नहीं हुआ है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्वीट के बाद सवाल खड़े हो गए हैं और हमारे नुमाइंदा रंजीता झा ने कांग्रेस लीडर तारिक अनवर से खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहा तारिक अनवर। के वरिष्ठ नेता डॉक्टर तारिक अनवर हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट में उन्होंने ये जिक्र किया है कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद अब वर्किंग कमेटी जब बैठे तो इस बात पर विचार करे कि किसी युवा चेहरे को अध्यक्ष के तौर पर लाया जा सके। कितना इत्तेफाक आप उनके बयान से लेते? देखिए, उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है
कि राहुल जी अब अध्यक्ष पद पर बने रहना नहीं चाहते हैं और ऐसी हालत में वर्किंग कमेटी को जल्द से जल्द कोई फैसला लेना चाहिए। और उन्होंने अपना एक सुझाव दिया है कि कोई युवा चेहरा हो तो बेहतर है, लेकिन हमको लगता है कि ये बात वर्किंग कमेटी पर छोड़ देना चाहिए। वो भी उस वर्किंग कमेटी में हैं, अपना सुझाव वहाँ भी रख सकते हैं और वर्किंग कमेटी फैसला लेने के लिए सक्षम है और हर तरह के से देखना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अधिक से अधिक कांग्रेस जनों में उसकी स्वीकृतता हो, उसका एक्सेप्टेंस हो। ठीक है, लेकिन कई बार राहुल गांधी ने भी ये जिक्र किया है। राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने ये कहा था कि युवाओं को और आगे आने की ज़रूरत है, युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। अब राहुल गांधी के बाद क्या आपको लगता है क्या युवाओं को आगे लाना चाहिए या तजुर्बे की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा पद है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का? देखिए, वही तो हमने कहा कि दोनों पहलू को देखना पड़ेगा। अनुभव भी ज़रूरी है संगठन को चलाने के लिए और ऐसा व्यक्ति हो जो पूरे देश का दौरा कर सके, भ्रमण कर सके, पार्टी को फिर नए सिरे से खड़ा कर सके और उसको सब लोगों का सहयोग मिल सके, सबसे महत्वपूर्ण यह है। साफ तौर पर तारिक अनवर जी का कहना कि वैसा नेता होना चाहिए जिसकी स्वीकृति पूरे देश में हो, ऐसा नेता जो हर जगह पूरे देश में भ्रमण कर सके और सबसे बड़ी चीज की तजुर्बा और युवा चेहरा दोनों का तालमेल उसमें हो सके। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है और शिप्रा नदी की आबी सतह है वो बढ़ गई है और नदी के किनारे जो घर हैं उन घरों में भी पानी दाखिल हो गया है और नदी के साहिल पर कायम कई मंदिर भी पानी में डूब गए हैं। बारिश की वजह से आवाम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद उज्जैन शहर का हाल बेहाल हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। तमाम वो जो रामघाट पर छोटे मोटे मंदिर हैं वो सारे डूब चुके हैं। फिलहाल अभी बारिश का स्तर लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पर जो छोटा पुल है वो भी डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की मुसीबत। सर, रात भर से पानी गिर रहा है, कितना मुश्किल होता है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत परेशानी बढ़ जाती है आसपास लोगों के आने जाने के लिए और काफ़ी ऊपर तक पानी हो जाता है जब भी आता है। और आज तो कम पानी, थोड़ा सा इतने में जो कि पानी हो गया है। बाकी सारे मंदिर वगैरह, वो मंदिर जो शिखर दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ तक पहुँच जाता है। ये पुल के ऊपर पानी गिर रहा है लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है, आपको नहीं दिखता? रोकने वाला है ना, सिक्योरिटी खड़े रहते हैं यहाँ पर, पुलिस वाले खड़े रहते हैं। अभी गए यहाँ से, पर हाँ आते हैं। लेकिन बारिश की मुसीबतें तो बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है मुसीबतें। तो ये तमाम वो जो लोग हैं बारिश के मुसीबत बढ़ने का बात कर रहे हैं। बारिश से लगातार उज्जैन का जो जल स्तर है वो जो है यहाँ पर शिप्रा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग जो हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बारिश फिलहाल मौसम जरूर सुहाना हुआ है उससे, लेकिन बारिश बेहाल हो रही है और उनसे जो है आम लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और अब आइए रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के धामतरी में नक्सलियों और फोर्सेस के बीच झड़प हुई और इस झड़प में 4 नक्सली मारे गए हैं और इन नक्सलियों के पास से 7 हथियार बरामद किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के धामतरी का यह वाकया है जहां पर फोर्सेस और नक्सलियों के बीच झड़प हुई जिसमें 4 नक्सली मारे गए, 7 हथियार बरामद किए गए हैं। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। आदाब।